डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टाइमर बम और इस बम के फटने से पहले हुए धमाकों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। आज हम आपके लिए ट्रंप की सबसे नई धमकी को भी डिकोड करेंगे, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट ने कहा कि वो एक सभ्यता को मिटा देंगे, वो पूरे ईरान का नामो निशान मिटा देंगे। मित्रों, इससे पहले ट्रंप ने ईरान को कल यानी 8 अप्रैल को सुबह 5:30 बजे तक सरेंडर या युद्ध विराम करने की डेडलाइन दी थी। ट्रंप की वार्निंग का मतलब था डेडलाइन खत्म होते ही ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करता, लेकिन डेडलाइन खत्म होने से पहले ही ईरान पर बारूदी हमले शुरू हो गए। सबसे पहले आपको ईरान पर हुए हमले और इन धमाकों से हुई तबाही की तस्वीरें ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर आज कई हमले किए, लेकिन 4 हमले काफी बड़े थे। पहला बड़ा हमला ईरान के कौम शहर पर किया गया। अमेरिकी इंटेलिजेंस के मुताबिक कौम शहर में ईरान के वर्तमान आयतुल्ला मुस्तफा खामनेई का इलाज चल रहा है। इस हमले से यह संदेश दिया गया कि ईरान की राजनीतिक लीडरशिप को अमेरिका खत्म करना चाहता है। कौम के साथ साथ ईरान के तेल केंद्र यानी खार्क द्वीप पर भी हमला हुआ। खार्क द्वीप में स्थित ईरान के सैन्य ठिकानों पर 50 से ज्यादा हमले किए गए, यानी अमेरिका ने ईरान की आर्थिक शक्ति पर बड़ा प्रहार किया। तीसरा बड़ा हमला तेहरान में ईरान की एलीट फोर्स IRGC के कमांड सेंटर पर किया गया और चौथे बड़े हमले का शिकार बना ईरान का रेलवे। ईरान के कराच, कशन, मियानेह और तबरीज समेत 10 बड़ी रेल लाइंस को तबाह कर दिया गया। मित्रों, इन हमलों ने यह बता दिया कि ईरान को दहलाने वाले ये हमले सिर्फ झांकी है। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने के बाद होने वाले बड़े हमले अभी बाकी हैं। आखिर डेडलाइन खत्म होने से पहले ट्रंप और नेतन्याहू ने हमले का ऑर्डर क्यों दिया? इस सवाल और इससे जुड़े हालात को भी हम डिकोड करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ये हमले छिपा-कर नहीं किए गए, बल्कि पहले बताया गया और फिर ईरान को दहलाया गया। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये समझने के लिए आपको इजरायली सेना की एक सोशल मीडिया पोस्ट बेहद ध्यान से देखनी चाहिए। मित्रों, इजरायली सेना ने सुबह 11 बजे सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। इस पोस्ट में लिखा था, हम ईरान के लोगों से अपील करते हैं कि वो ट्रेन से सफर ना करें। सुबह 11 बजे से लेकर रात 9 बजे तक वो रेल लाइन और रेलवे स्टेशन से भी दूर रहें। अगर आप रेलवे से जुड़ी किसी लोकेशन के पास पहुंचे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। मित्रों, इस सोशल मीडिया पोस्ट के तकरीबन 5 घंटे बाद ईरान में रेलवे से जुड़ी लोकेशंस पर बड़े हमलों की जानकारी सामने आ गई, यानी इजराइल और अमेरिका के गठबंधन ने ईरान को बताकर हमला किया। ऐसी कार्रवाई को सिर्फ हमला नहीं बल्कि मनोवैज्ञानिक प्रहार भी माना जाता है। अब इन हमलों से जुड़े सवाल की तरफ बढ़ते हैं, यानी अमेरिका ने डेडलाइन से पहले हमला क्यों कर दिया? इस सवाल का जवाब समझने के लिए आपको ट्रंप की डेडलाइन के जवाब में ईरान की प्रतिक्रिया को बेहद ध्यान से समझना चाहिए। मित्रों, ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने वाली चेतावनी सामने आने के बाद ईरान के विदेश मंत्रालय के एक बयान से सामने आया। इस बयान में ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा था, हमने अमेरिका के अस्थायी युद्ध विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। अगर अमेरिका स्थायी शांति और ईरान को हुए नुकसान की भरपाई पर बात करना चाहता है तो उसके लिए हम सहमत हैं। ये पूरी दुनिया जानती है कि ट्रंप एक अहंकारी स्वभाव वाले व्यक्ति हैं। ईरान से मिला टका सा जवाब ट्रंप की ईगो पर चोट करने के लिए काफी था। नतीजा यह हुआ कि ट्रंप ने एक बड़े हमले का ऑर्डर दे दिया, जिसे इजराइल से पूरा साथ मिला। ट्रंप के अहंकार से अलग इन हमलों के पीछे एक सैन्य रणनीति भी है। इस अमेरिकी सैन्य नीति को समझने के लिए आपको अमेरिकी फौज की किल चेन पॉलिसी को बेहद ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इस किल चेन का मूल सिद्धांत है दुश्मन के ऊपर टारगेटेड हमला करना। और टारगेटेड हमला कैसे होगा? टारगेटेड अटैक का मतलब होता है दुश्मन के सैन्य से लेकर नागरिक ठिकानों पर हमला करना। इस किस्म की नए सैन्य शक्ति का एक ही मकसद होता है, बड़े हमले से पहले दुश्मन की प्रतिरोध करने की क्षमता कम कर देना। ऐसा करने से बड़े हमले के दौरान दुश्मन को कुचलना या उसे सरेंडर के लिए मजबूर करना आसान हो जाता है। मित्रों, आज के हमलों में इजराइल और अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 10 रेल लाइन और पुलों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। इसका मतलब यह है कि अब ईरान की फौज को अपनी मिसाइलों की आवाजाही के लिए सड़कों का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सड़कों पर ईरानी मिसाइल आसान टारगेट बन जाएगी। ट्रंप की डेडलाइन खत्म होने से पहले हुए हमलों की झांकी आपने देख ली, लेकिन ट्रंप का 4 घंटे का टाइमर बम अभी बाकी है। भारतीय समय के अनुसार यह डेडलाइन बुधवार सुबह 5:30 बजे खत्म हो रही है। डेडलाइन खत्म होने के बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं, यह समझने के लिए आपको आज के हमलों के बाद ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट को ध्यान से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ट्रंप ने लिखा, आज रात एक पूरी सभ्यता खत्म हो जाएगी। ये सभ्यता दोबारा खड़ी नहीं हो पाएगी। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था, लेकिन अब यही विकल्प बचा है।
अब ईरान में शासन पूरी तरह बदल जाएगा। आज रात से हम इस दुनिया के इतिहास के सबसे पेचीदा सिस्टम को खत्म करना शुरू कर देंगे। 47 साल का अत्याचारी शासन जमींदोज हो जाएगा। मित्रों, यहां आपको जानना चाहिए, जिस सभ्यता को खत्म करने की बात ट्रंप कर रहे हैं वो दरअसल ईरान का इस्लामिक शासन है। आयतुल्लाह खामनेई की मौत और मुस्तफा खामनेई के घायल होने के बाद इस्लामिक शासन की जड़ कमजोर हो चुकी है और अब ट्रंप इस शासन के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का प्लान बना रहे हैं। मित्रों, इस्लामिक शासन की पूरी सभ्यता को ट्रंप किस तरह खत्म कर सकते हैं, इसका जवाब भी हम आपको देंगे, लेकिन पहले आपको इतिहास के कुछ अध्याय दिखाना चाहते हैं। ये अध्याय बताते हैं कि सभ्यताओं को खत्म करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन होता है। संघर्ष करने वाली सभ्यताओं की एक मिसाल है यहूदी समुदाय। मध्यकालीन इतिहास में यहूदियों ने मुस्लिम सुल्तानों के हमलों को सहा और आधुनिक इतिहास में हिटलर ने यहूदियों को खत्म करना चाहा। जुल्म के हर दौर के बाद यहूदी खड़े हुए और आज उनका देश इजराइल दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। पहले विश्व युद्ध के दौरान ऑटोमन साम्राज्य ने अर्मेनियाई ईसाइयों का वजूद खत्म करने की कोशिश की थी। ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया, लेकिन आर्मीनियाई ईसाई आज भी स्वतंत्रता और सम्मान के साथ इस धरती पर रह रहे हैं। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने जापान को एटम बम से खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन न सिर्फ जापान का वजूद बचा रहा बल्कि जापान ने आर्थिक तरक्की भी की। हालांकि अमेरिकी हमलों के बाद जापान में राजशाही का कद छोटा हो गया और आज जापान में राजा सिर्फ नाम मात्र की अथॉरिटी है। मित्रों, जापान की राजशाही की तरह ट्रंप ईरान से इस्लामिक शासन को खत्म करना चाहते हैं। जिस तरह के शब्दों का प्रयोग ट्रंप ने किया वो बताता है कि डेडलाइन खत्म होने के बाद ईरान पर हमला जरूर होगा। इस हमले के लिए अमेरिकी नौसेना ने ईरान के इर्द गिर्द बड़ा चक्रव्यूह तैयार कर लिया। अब हम आपको अमेरिकी नौसेना की इसी तैयारी और तैनाती की डिटेल्स बताने जा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना का यूएसएस अब्राहम लिंकन स्ट्राइकर ग्रुप फिलहाल अरब सागर में मौजूद है। यह इलाका ईरान के नौसैनिक क्षेत्र यानी फारस की खाड़ी के काफी नजदीक है। अमेरिकी नेवी का दूसरा जंगी बेड़ा यूएसएस ग्रैड फोर्ड पूर्वी भूमध्य सागर में तैनात है। यहां से फारस की खाड़ी की दूरी सिर्फ 1000 किलोमीटर है, यानी ये एक दिन से भी कम समय में ईरान की नौसैनिक सीमाओं तक पहुंच सकता है। अमेरिकी नेवी का तीसरा स्ट्राइक ग्रुप यानी यूएसएस जॉर्ज बुश भी अरब सागर में पहुंच चुका है। मित्रों, इतनी बड़ी नौसैनिक तैयारी और तैनाती के जरिए वाकई ट्रंप कम समय में ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। ऐसा क्यों माना जा रहा है, ये समझने के लिए आपको अमेरिकी नौसेना के इन 3 बेड़ों की कंबाइंड फोर्स यानी कुल सैन्य ताकत को गौर से देखना और समझना चाहिए। मित्रों, इन तीनों जंगी बेड़ों को अगर साथ मिला दिया जाए तो ईरान के इर्द गिर्द अमेरिका के कुल 22,000 नौसैनिक तैनात हैं। इतना ही नहीं, तीनों बेड़ों पर कुल 225 विमान भी तैनात हैं। 225, जिनमें से 150 हमला करने की काबिलियत रखते हैं। बाकी विमान निगरानी और सैनिकों की तैनाती यानी उन्हें युद्ध क्षेत्र में उतारने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इन तीनों जंगी बेड़ों के पास फिलहाल लगभग 2000 मिसाइल मौजूद है। अमेरिका ने अब तक ईरान पर तकरीबन 1000 मिसाइल दागी हैं। जरा सोचिए, 1000 मिसाइल ने ईरान की राजनीतिक कमान से लेके सैन्य ताकत को इतना नुकसान किया तो 2000 मिसाइल कितना बारूद बरसाएंगे।